जय हिंद। स्वागत है आपका। अगर आप कंपटीशन के दुनिया में हैं तो कंपटीशन का आज वर्तमान में एक अलग ही क्रेज हो चुका है। कोई ये नहीं कहा जा सकता कि क्वेश्चन किस रूप में, किस सिलेबस के आधार पे, सिलेबस कुछ और दे रहा है और जब हम एग्जाम में बैठते हैं, एग्जाम पेपर में बैठते हैं तो कुछ अलग ही हमें देखने को मिलता है। और खासकर जब आप स्टेट गवर्नमेंट का पेपर दे रहे हो तब तो और दिक्कत होती है, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि उस समय सेंट्रल जो गवर्नमेंट का पेपर होता है वो तो आता ही है, प्लस हमें स्टेट गवर्नमेंट का भी पेपर मिल जाता है। अब उस समय हमारा जीवन बड़ा दुख में बीत जाता है और हम उस राज्य में निवास भी करते हैं जो कि हमको लगता है 2800 राज्य में सबसे खतरनाक राज्य है। तो बड़ा दुख होता है इस बात से कि यार कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें। मैंने कई बार ऑफलाइन में उत्तर प्रदेश के संपूर्ण सिलेबस पर चर्चा की है। तो मैंने सोचा कि क्योंकि आप लोगों की पढ़ने का तरीका भी वही है कि पढ़ते गए भूलते गए, पढ़ते गए भूलते गए, मैंने सोचा कि पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश के सिलेबस को जितने वीडियो में अपलोड हो रहा है, ये जितने दिन करके, सभी को YouTube पर अपलोड कर दिया जाए, रख दिया जाए, ताकि कोई भी अमीर गरीब किसी भी परीक्षा में अगर बैठ रहा है तो उत्तर प्रदेश संबंधी उसे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसी उद्देश्य से मैंने ये स्टार्ट किया। जैसा कि आपको पता होगा, करंट का एक सीरीज भी मैंने आज डाला था और करंट तो अब रोज जाएगा और देखना आप करंट में कितना मजा आएगा। लेकिन उसके साथ मैं उत्तर प्रदेश को भी कवर करूंगा, उसके साथ अलग लोगों की, जैसे मुझे समझ में आ जाए कि अच्छी वीडियो है 10 मिनट 5 मिनट की, वो भी जाएगी। तो इसी उद्देश्य से मैंने उत्तर प्रदेश को क्लियर करने का प्रयास किया है। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि उत्तर प्रदेश का पाठ्यक्रम क्या है। अगर उत्तर प्रदेश में पढ़ना है तो अगर किसी भी लेवल के लिए पढ़ना है, चाहे आप पीसीएस में तो प्री में देता है उत्तर प्रदेश, और आरओ एआरओ लेखपाल यूपीएसआई का मतलब कि और भी उत्तर प्रदेश पुलिस, तो किस नज़रिए से इसको कवर किया जाए। तो पहले पाठ्यक्रम देख लो और पाठ्यक्रम के बाद प्राचीन इतिहास पर हम चर्चा करेंगे और उत्तर प्रदेश मतलब कि का जो पूरे इतिहास को हम कवर करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का भाई अपना एक इतिहास है। तो उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास के 2 पार्ट होंगे। एक पहला पार्ट अभी जा रहा है और दूसरा पार्ट कल रिकॉर्ड होगा, कल जाएगा आपके सामने। तो आप जीवन का आनंद लेते रहो और पढ़ते रहो। अब हम बात पहले उत्तर प्रदेश की करते हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश खुद एक खतरनाक राज्य है सर। हम जनसंख्या में जब से उत्तर प्रदेश बना तब से जनसंख्या में हम आगे ही हैं, और जब जनसंख्या में आगे हैं तो रहने वाले पीछे कहाँ हैं। जिसके पास जनसंख्या ज़्यादा हो, परिवार ज़्यादा, वो आदमी खुराफाती होगा। तो पहले हम संपूर्ण पाठ्यक्रम पर चर्चा कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या पढ़ना है। तो इधर देख लो, पहला नंबर तो आपको उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश एक राज्य ना होता तो एक देश हो जाता। क्योंकि जितनी हमारी जनसंख्या, हमें लगता है कि यूरोप की उतनी जनसंख्या 22-23 करोड़, यूरोप महाद्वीप की उतनी जनसंख्या है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश एक देश है। हमारी संस्कृति अलग है, विविधता बहुत ज़्यादा है, पर्वत पठार भी हमारे पास हैं। तो उत्तर प्रदेश का कुछ तो इतिहास रहा होगा। एक बार तो उत्तर प्रदेश आया नहीं कि हाँ उत्तर प्रदेश आ जाए, मतलब कि आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश आ गया, पंडित गोविंद वल्लभ पंत मुख्यमंत्री बन गए, है ना, सरोजिनी नायडू राज्यपाल बन गया, सब कुछ नहीं। इसका भी अस्तित्व रहा होगा, क्योंकि 16 महाजनपद से बात कर लें या पाषाण सभ्यता से बात कर लें तो उत्तर प्रदेश के पहले इतिहास को कवर करेंगे। और याद रखना कि इस बार का इतिहास पूरा डिटेल होगा, यानी कि फिर आपको किताब टच करने की जरूरत ना पड़े। जितना वीडियो आप देख लो पूरा आपका इतिहास क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम कवर करेंगे उत्तर प्रदेश के इतिहास को, ठीक है दोस्तों। जब उत्तर प्रदेश का इतिहास कवर कर लेंगे तो इतिहास के बाद भूगोल आएगा, और उत्तर प्रदेश का भी एक अलग ही भूगोल है। यहां पर भी नदी आप देखेंगे तो नदियां हैं,
कई प्रकार की नदियां हैं, पर्वत से निकलने वाली नदियां, पहाड़ों से निकलने या ऐसे कह लो ग्लेशियर से निकलने वाली नदी है, कुछ झीलों से झीलों के रूप में निकलने वाली नदी मिलेंगी आपको। अब जब नदी होंगी तो नदी जिन जिन क्षेत्रों में जाएंगी तो उन्हें तो देखा ही जाएगा। इसके बाद उस पर बने बांध, ठीक है ना, जो बांध बनते हैं नदी पर उन्हें भी कवर कर लिया जाएगा, इसी लगे हाथ। इसके बाद इसी भूगोल, क्योंकि उत्तर प्रदेश के भूगोल का टॉपिक बहुत बड़ा होगा, नदी उस पर बने बांध हो गया। इसके बाद मिट्टी, और जब मिट्टी पढ़ेंगे आप तो मिट्टी के साथ कृषि तो आपको पढ़ना ही होगा। इसके बाद भूगोल में आप वन पढ़ेंगे, और जब वन पढ़ेंगे तो वनों से प्राप्त होने वाले संसाधन भी आपको इसी लगे हाथ हम पढ़ा देंगे, संसाधन। और जब संसाधन पढ़ लेंगे तो वन्य जीव विहार, पक्षी विहार, ये भी आपका एक छोटा सा टॉपिक कई बार परीक्षा में खुराफात मचाने के लिए पूछ लेता है, इसको भी हम कवर कर लेंगे। अब देखो, इसके बाद अगर देखा जाए तो क्या हमारा बन सकता है, जो उत्तर प्रदेश में जनजातियां निवास करती हैं, और जनजातियां हैं तो उनका भी अलग कल्चर होगा, जैसे थारू, भोक्सा, जौनसारी, ये सभी जनजाति उत्तर प्रदेश में इंपॉर्टेंट है, तो इन सभी को देख लिया जाएगा। इसके बाद अगर देखा जाए तो इसी भूगोल के टॉपिक में उत्तर प्रदेश में जो खनिज पाए जाते हैं, वैसे तो हमारे यहाँ ज़्यादा खनिज है नहीं, लेकिन फिर भी जितना है राम सत्य उसे भी देख लिया जाएगा। तो खनिज कहाँ कहाँ जब पाया जाता है, उस खनिज का प्रयोग कहाँ पे, जैसे यूरेनियम हुआ, ललितपुर में पाया जाता है, तो इन सभी रूपों में भूगोल को एक बृहद रूप में हम चर्चा कर देंगे, ठीक है ना। अब जब उत्तर प्रदेश को भूगोल के को कवर करेंगे तो कहीं ना कहीं भारत का भूगोल तो रहेगा ही, ठीक है, क्लियर है। अब देखो ध्यान से, इसके बाद जो तीसरा नंबर हम चर्चा करेंगे, तीसरा नंबर हमारा इंपॉर्टेंट होगा, तीसरा नंबर होगा उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था। मेरे लाल और लालियों ध्यान से देखना इसको, उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था, जो उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था वो कमाल की राज्य व्यवस्था है। मुझे लगता है कि इतना जितना बड़ा हमारा विधान मंडल है, तो विधान मंडल में विधान परिषद में विधानसभा भी है, उतना तो किसी देश का नहीं होगा। तो उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था में हम क्या क्या कवर करेंगे, तो पहले राज्य व्यवस्था हम देख लेंगे कि राज्य व्यवस्था में हमें पहला तो कवर करना होगा कि हमारी शासन व्यवस्था कैसी है, शासन में कौन कौन लोग सम्मिलित होते हैं। इसके बाद इसी लगे हाथ हम अलग से एक चीज़ कवर करेंगे, पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है ना, पंचायती राज व्यवस्था को भी हम कवर कर लेंगे। जब पंचायती राज व्यवस्था को कवर कर लेंगे तो पंचायती राज व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना आपका, ठीक है। इसके बाद इसी पंचायती राज व्यवस्था में हम एक और चीज़ को कवर कर लिया जाएगा, उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका, न्यायपालिका जैसे जो हमारा इलाहाबाद है, खंडपीठ लखनऊ में है। तो ये तीन चीज़ों को, अब इन तीन चीज़ों में सभी कवर हो जाएंगे। जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल का पद किस अनुच्छेद में है, या प्रथम राज्यपाल, प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम महिला मुख्यमंत्री, सर्वाधिक बार चुने गए मुख्यमंत्री, सर्वाधिक कार्यकाल तक रहे मुख्यमंत्री, सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री, ये सभी चीज़ों को एक लगे हाथ हम उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था में कवर कर लेंगे। चौथा नंबर आपका आएगा, देखो ये जो है ना, एक नहीं कहते हैं कि एक परंपरागत ज्ञान अभी मैं दे रहा हूं आपको, ठीक है ना। चौथा नंबर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को जब देखा जाएगा तो अर्थव्यवस्था में कुछ है नहीं, उत्तर प्रदेश में उद्योग कौन कौन से कहां पे हैं, और उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा योजनाएं चलाई गई हैं, इसको देख लिया जाएगा। लेकिन इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आपका उत्तर प्रदेश के लिए, वह है एक मैं अलग टॉपिक बनाया हूं उत्तर प्रदेश का, वह है उत्तर प्रदेश विविध करके, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश विविध। तो अगर उत्तर प्रदेश के विविध के रूप में देखा जाएगा ना, तो विविध जब हम करेंगे यहाँ पे विविध को कवर, तो विविध में यही टॉपिक आपको परीक्षा में ज़्यादा परेशान करता है, और मुझे लगता है कि यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा पुट करता है। जैसे नदियों के किनारे बसे शहर, नदियों के किनारे बसे शहर, ये सब विविध में, ये सब रटने का टॉपिक है। दूसरा, शहरों के उपनाम, जो प्रमुख शहर हैं उनके जो जो प्रमुख उपनाम हैं इनको कवर कर लिया जाएगा, ठीक है। तो शहरों के जो उपनाम है इसे कवर कर लिया जाएगा। तीसरा नंबर अगर देखा जाए तो जो शहरों के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जैसे रामपुरी चाकू, रामपुर तांबा नगरी या तांबे का बर्तन मुरादाबाद, तो जो उद्योग नगर हैं उनको भी एक बार देख लिया जाएगा। इसके बाद आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लेता है जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनका जन्म स्थान, जैसे चंद्रशेखर आजाद का जन्म स्थान बताइए, अमीर खुसरो का जन्म स्थान बताइए, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म स्थान बताइए, पंडित नेहरू का जन्म स्थान बताइए, ठीक है ना, कबीर का जन्म स्थान बताइए। तो ऐसे करके कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ लेता है। इसके बाद आपको पता होगा कि हमारे यहाँ नृत्य भी होता है। 5वें नंबर की बात
बात अगर कर लें तो जो नृत्य है मतलब कि जो लोक नृत्य है, और लोक नृत्य के बाद शास्त्रीय नृत्य जैसे कथक, अब कथक से संबंधित जो घराने होंगे उनको कवर कर लिया जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद अगर देखा जाए तो छठवां नंबर जो हमारा टॉपिक होगा, छठवां नंबर बहुत, ये सब इतना टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना, इतना जबरदस्त टॉपिक है कि आपको अगर क्लियर कर लेते हो इतना, तो मैं रिकॉर्ड के साथ कह सकता हूं, विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप किसी लेवल की परीक्षा में बैठो आपको कोई दुख नहीं होने वाला है, ठीक है ना। अब देखो यहां से हम बात करेंगे प्रमुख पत्रिकाएं जो निकलती हैं हमारे यहाँ, बनारस से निकलती हैं, इलाहाबाद से निकलती हैं, तो पत्रिकाएं और उनका जो संपादन जिनके द्वारा होता है उनको देख लिया जाएगा, ठीक है। तो पत्रिकाओं और संपादन को एक बार देख लिया जाएगा। इसके बाद फिर देख लिया जाएगा 7वें नंबर की हम बात कर लें थोड़ा सा, ठीक है। तो अब देखो 7वें नंबर की जो बात होगी तो वो इतना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है ना, जो हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और राजकीय विश्वविद्यालय हैं और जो निजी विश्वविद्यालय हैं इन सभी को देख लिया जाएगा। जैसे बीएचयू हो गया आपका, ठीक है ना, संपूर्णानंद हो गया, जो पूर्वांचल विश्वविद्यालय हो गया, तो इस शिक्षा के क्षेत्र में इन सभी लोगों को देख लिया जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां से एक और चीज देख लेते हैं, 8वां नंबर जो हमारा होगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे। जो प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं ना इनको भी देख लिया जाएगा। इसके बाद 9वां जो नंबर होगा, 9वां नंबर ये जेल होगा। जैसे आपको पता होगा कि कुछ केंद्रीय जेल है, कुछ जिला कारागार है, तो उन जेलों की भी संख्या कभी कभी पूछ लेता है। एक और आपको बता देते हैं, जो 10वां नंबर यानी 10 की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आजकल परीक्षाओं में लोगों को नचा रहा है, एक जिला एक उत्पाद। एक जिला एक उत्पाद, और एक चीज और अब सम्मिलित हो चुका है कि एक जिला एक खाद्य उत्पाद, मतलब कि जैसे मतलब किस जिला का खाद्य उत्पाद एक जिला बना दिया गया है। जैसे एक जिला एक उत्पाद होता है ना, जैसे बलिया के बिंदी हो गया, ठीक है ना, बनारस का रेशमी साड़ी हो गई, उसी प्रकार एक जिला एक खाद्य उत्पाद की श्रेणी भी बना दी गई है। तो अभी मेरे दिमाग में इतना सिलेबस घूम रहा है कि अगर आप इतना चीज कवर कर लेते हो तो हम ईमानदारी के साथ, विश्वास के साथ कह सकते हैं, ठीक है, कि सर आप एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस के साथ उत्तर प्रदेश के रूप में क्लियर हो सकते हैं। तो मैंने उत्तर प्रदेश स्पेशल में संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है उस पर चर्चा कर लिए हैं, ठीक है। अब देखो हम उत्तर प्रदेश के इतिहास पर चलते हैं, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश का इतिहास क्या है और किस रूप में हम जाने जाते हैं, कहां से इतिहास को हम शुरू करेंगे। तो अब ध्यान से थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम कि देखो जो उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश का अस्तित्व तो एक ही बार नहीं आया होगा कि उत्तर प्रदेश एक ही बार ऊपर से गिरा और पैदा हो गया, हम भी लोग आ गए। जब हम खतरनाक हैं उत्तर प्रदेश में और वीर अब्दुल हमीद जैसे लोग पैदा हैं यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है खतरनाक ही होगा। मंगल पांडे जैसे लोग अगर हैं यहाँ पे तो खतरनाक ही होगा। तो अगर ये खतरनाक स्टेट है तो इसका एक अस्तित्व रहा होगा। यानी कि उत्तर प्रदेश का इतिहास प्राचीन इतिहास से लेके आधुनिक इतिहास तक की यात्रा को सब तय करने का प्रयास हम करेंगे। तो अब देखो प्राचीन इतिहास में क्या पढ़ना है, कहाँ से शुरू करें प्राचीन इतिहास। जैसे कई बार जब टीचर आपको प्राचीन इतिहास की कहानी सुनाता है तो अभी सुनाता है तो सिंधु घाटी सभ्यता से उठा के शुरू कर देता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी मैंने देखा है कि कई लोग जब पढ़ाना शुरू करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता से, जैसे कि उत्तर प्रदेश में एक हमारा जो छोर है वो आलमगीरपुर में पड़ता है, तो वहीं से शुरू कर देते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जो छोर है वो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पश्चिमी छोर है वो आलमगीरपुर में पड़ता है, तो इसीलिए वहां से मेंशन करना कर देते हैं। लेकिन हम उत्तर प्रदेश को मैंने बोला कि पूरे डिटेल से कवर करेंगे। जब पूरे डिटेल से कवर करेंगे और डिटेल से इस कदर कवर कर दिया जाए कि कोई भी शनि देवल हो चाहे शनि देवली हो, कोई उसको किसी प्रकार की समस्या ना हो। एक बात याद रखना, तो उत्तर प्रदेश के इतिहास को हम सोच रहे हैं कि मतलब कि प्राचीन काल से कवर किया जाए, यानी कि प्राचीन इतिहास से कवर किया जाए। तो जब उत्तर प्रदेश के इतिहास को हम प्राचीन इतिहास से कवर करेंगे तो एक बात याद रखना कि यहाँ पर प्राचीन इतिहास को हम बहुत सरलता से नहीं छोड़ेंगे, मतलब इतना आराम से नहीं छोड़ देंगे कि हाँ उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास पढ़ लिया, नाम हो गया, बस छोड़ दिए, नहीं। अब देखो मतलब कि जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास तो हम जानते हैं कि इतिहास को हम 3 श्रेणियों में बांट के पढ़ते हैं। एक होता है प्राचीन इतिहास, एक होता है मध्यकालीन इतिहास और एक होता है आधुनिक कालीन इतिहास, ठीक है। अब देखना ध्यान से, तो जब प्राचीन इतिहास को हम पढ़ेंगे, तो जब प्राचीन इतिहास को पढ़ेंगे तो प्राचीन इतिहास पढ़ने का हमारा सेशन क्या होगा, कैसे हम इस इतिहास को पढ़ें, ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा हम इस पर आपको पूरा डिटेल जानकारी देते हैं कैसे कैसे पढ़ जाएंगे ताकि हमारा एक उत्तर प्रदेश में सिलेबस मजबूत हो जाएगा। देखो
प्राचीन इतिहास को भी हम कई श्रेणियों में बांट के पढ़ेंगे। पहला तो हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल। हासिक काल, ठीक है, देख लेना, इसको समझ लेना। अब देखो, इस प्रागैतिहासिक काल को हम 3 खंडों में और बांट के पढ़ेंगे। एक होगा पूरा पाषाण काल, ठीक है। एक होगा मध्य पाषाण काल, और एक होगा नवपाषाण काल, ठीक है। अब ये पूरी कहानी को ध्यान से समझो, ईमानदारी से देखो। हम इतिहास कैसे पढ़ते हैं और इतिहास को कब हम, जैसे प्रागैतिहासिक काल अगर कोई पूछ दे इसकी परिभाषा, ऐतिहासिक काल की कोई परिभाषा पूछ दे, या ऐतिहासिक काल की परिभाषा कोई पूछ दे। देखो, इतिहास, प्राचीन इतिहास जो भी है हमारा, उसमें ज़्यादातर आपको लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। उसमें चट्टानों के आधार पर, उनके द्वारा जो निर्मित आकृतियां हैं उसके आधार पर, स्तंभ के माध्यम से हम उनके कल्चर, उनके रहन सहन के विषय में एक जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब व्यक्ति बोलना स्टार्ट करेगा तो उसे लिखना भी आ जाएगा। देखो, भाषा के बाद ही लिपि आती है, लिपि सीख के बाद भाषा नहीं आती है। तीनों ने बोलना शुरू किया, बोलने के बाद जब बोलना शुरू कर दिया तो लिखना भी शुरू कर दिया होगा। लिखने के बाद अब जो इतिहास आता है वो लिखित रूप में आता है। जैसे आप कई ग्रंथों को देख लेना, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात कर ले बौद्ध ग्रंथों में, जैन ग्रंथों में, वो लिखित रूप में है। लेकिन अगर प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो प्रागैतिहासिक काल में मैंने आपसे बोला कि एक पाषाण काल है, यानी कि इस काल में अगर आप किसी को समझाना चाहते हैं कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं तो बस इतना बता देना कि जिस काल में लोगों को पत्थर का ज्ञान हुआ हो, ठीक है ना। जो भी काम आपको मिलेगा यहाँ पे देखो, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, सब आपको मिल जाएगा। तो प्रागैतिहासिक काल का मतलब यही है कि जिस काल में, ठीक है ना, जिस काल में व्यक्ति को पत्थर का ज्ञान हो गया हो, पत्थर से वो अग्नि जलाना जान गया हो, पत्थर के पहिए बनाने जान गया हो, ठीक है ना, पत्थर से अगर शिकार करना जान गया हो, पत्थर के हथियार बनाना जान गया हो, पत्थर पर अपनी आकृति बनाना जान गया हो, तो वो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब देखो, ऐतिहासिक काल की अगर बात करें तो ऐतिहासिक काल में किसको मेंशन कर सकते हैं, बहुत जबरदस्त टॉपिक है ऐतिहासिक काल वाला, ठीक है ना। अब ऐतिहासिक में अगर बात करें तो जिस समय मनुष्य को तांबा का ज्ञान हुआ हो, तांबा, ठीक है ना, और आप इसी में देखेंगे कि तांबा और कांसा मिलके तांबा, ठीक है ना, और इसके बाद कांसे का ज्ञान होता है। तो कहीं ना कहीं जब तांबे और कांसे का ज्ञान हो जाता है उस काल को हम कहते हैं अद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। अगर हम बात करें, अब देखो, ऐतिहासिक काल हम किसको कह सकते हैं, जिस काल में, ठीक है ना, हमें लोहे का ज्ञान हो गया हो पूर्ण रूप से, जैसे लोहे के द्वारा हल की। और आप देखेंगे कि सबसे समृद्धता तभी आती है जब मनुष्य को लोहे का ज्ञान होता है, ठीक है ना। लोहे के ज्ञान के बाद आप देखेंगे लोहे के हल बनाना स्टार्ट हो गए, लोहे से हथियार स्टार्ट हो गए, अन्य जो भी हथियार बनाना प्रारंभ हो गए। तो कहीं ना कहीं उसके बाद ही विकास अपने चरम अवस्था पे चलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन लोगों को जब तांबे का ज्ञान था, सिंधु घाटी सभ्यता वालों को, तो ये अपने विकास के चरमोत्कर्ष पर नहीं थे, बिल्कुल थे, ये भी थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन लोहे का ज्ञान मनुष्य को विकास की तरफ अग्रसर कर देता है, तीव्र गति से अग्रसर कर देता है। तो मैंने कहा कि हम इतिहास को उत्तर प्रदेश के 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे, प्रागैतिहासिक काल, अद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब देखो, ये लोग पहले, अभी जो आज तुम सनी देओल और कैटरीना कैफ के रूप में दिखाई पड़ते हो, मैं मानता हूं कि उस समय मनुष्य एक अब विचरणशील जीवन जीता था। उसको पता नहीं था कि क्या खाना है, किसके साथ कौन सा संबंध रखना है, कब सोना है, कब नहीं सोना है। व्यक्ति आदि अफ्रीका के जंगल से निकल के आए थे हम लोग, जो अफ्रीका के जंगल में रह गए वो आज भी उसी रूप में हम लोग निकल गए। तो हमारा एक रूप आ गया। जब हम मैदान में आए तो हमने तरह तरह के प्रकारों के माध्यम से, और समय नहीं कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, कि जब जब आपको आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कच्चा मांस खाते थे लोग, अब मांस को काटने के लिए पत्थर का प्रयोग करना शुरू कर दिए लोग। कहीं ना कहीं पत्थर पर पत्थर लड़ा होगा तो अग्नि का शुरू कर दिए थे लोग। तो कहीं ना कहीं यही चीज़ हमें समझना है, ठीक है। तो अब देखो, अगर पढ़ना शुरू करें तो हमने कहा था कि हम सबसे पहले कवर करेंगे प्रागैतिहासिक काल को। प्रागैतिहासिक काल को मैंने 3 भागों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। पहला
पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो अब हम कवर करेंगे पूरा पाषाण काल को। पूरा पाषाण काल क्या कहता है? तो अब देखो, अगर हम बात करेंगे कि पूरा पाषाण काल, ठीक है ना, कि पूरा पाषाण काल का साक्ष्य उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ मिला है और इसके खोजकर्ता कौन है, तो याद रखना कि पहला हमारा जो टॉपिक है पूरा पाषाण काल, यहां पे लिख देते हैं पूरा पाषाण काल। अब देखो यहां पर पूरे पाषाण काल में व्यक्ति को न कृषि का ज्ञान है, न अग्नि का ज्ञान है, ठीक है ना, न लोगों का ज्ञान है, मतलब कि उनके साथ कौन सा संबंध होना चाहिए, मतलब एक अभी भी विचरणशील जीवन है, एक जंतु का जीवन है। अब ये पता कैसे चला? इलाहाबाद के एक प्रोफेसर थे विश्वविद्यालय के, उनका नाम था GKR शर्मा, ठीक है ना, और इनके निर्देशन में खुदाई की गई। और खुदाई कहाँ हुआ? प्रयागराज में। आप तो प्रयागराज बोल सकते हैं आप, ठीक है ना, प्रयागराज में बेलन घाटी, बेलन नदी है, बेलन नदी के बगल में खुदाई हुई थी। और जब ऐसी ही खुदाई, मतलब कि ये केवल जरूरी नहीं कि पूरा पाषाण काल के जो साक्ष्य हैं वो प्रयागराज में ही मिले, ठीक है ना, ये कई जगह मिले आपके। एक आपके मिले थे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, एक मिले थे सिंगरौली घाटी में, याद रखना सिंगरौली घाटी में, कभी कभी तो यही पूछ लेता है सिंगरौली घाटी में। तो जो सिंगरौली घाटी कहाँ है भैया? सोनभद्र जिले में है। तो अगर पूछेगा कि सिंगरौली घाटी कहाँ पर है, सोनभद्र जिले में है। एक मिला है चकिया घाटी में, ठीक है ना, और चकिया कहाँ पे है? तो ये चंदौली में है, याद रखिएगा। अब देखो थोड़ी सी कहानी सुनना, मतलब कि ऐसा नहीं है कि केवल प्रयागराज में ही पूरा पाषाणकालीन जो भी वस्तुएं हैं उनका साक्ष्य मिला है, नहीं, ये आपके प्रयागराज में तो मिला ही है, सिंगरौली घाटी में मिला है, यानी सोनभद्र में, चकिया चंदौली में भी मिला है। तो प्रयागराज में इन्होंने खुदाई जब की तो बेलन घाटी में इनको पाषाणकालीन, देखो जब भी पत्थरों की उम्र ज्ञात की जाती है ना, तो उसे कहा जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा पत्थरों की उम्र ज्ञात की जाती है, चट्टानों की उम्र ज्ञात की जाती है। लेकिन अगर पूछेगा जीवाश्म की उम्र कैसे ज्ञात की जाती है, तो कार्बन 14 के माध्यम से ज्ञात की जाती है। तो इन्होंने जब यूरेनियम डेटिंग के माध्यम से पता किया तो पता चला कि ये तो पाषाणकालीन वस्तुएं हैं। तो अगर पूछेगा कि बेलन घाटी क्या है, तो बेलन मतलब बेलन नदी है प्रयागराज में, उसी के बगल में खुदाई की गई थी, तो वहीं से प्राप्त हुआ था। और आपको पता होगा कि विश्व की जितनी भी सभ्यताएं पनपी और बढ़ी हैं, ठीक है ना, सब बेटा आप जानोगे नदी किनारे, जैसे सिंधु नदी के किनारे सिंधु सभ्यता, मिस्र नदी के किनारे जो मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे। तो क्योंकि पहले तो हैंडपंप नहीं था, समरसेबल नहीं था, ट्यूबवेल नहीं था कि एक जगह से पानी दूसरे जगह लेके चले जाओ, नदी के किनारे, क्योंकि जल ही जीवन है और जल से ही जीवन का उत्पन्न विकास हुआ है। तो प्रयागराज में बेलन नदी थी और ऐसा माना जाता है वहां पर पहले जो सभ्यता थी उसी के साक्ष्य मिले हैं। तो GR शर्मा के द्वारा, ठीक है ना, ये निर्देशन, इसके निर्देशन में खुदाई हुई तो बेलन घाटी में, ठीक है ना, एक साक्ष्य प्रमाण मिले। तो यहाँ पर प्रमाण क्या क्या मिले थे, इस चीज को थोड़ा हम देख लेते हैं। जो प्रमाण मिले थे ना, वो थे आपके मातृ देवी की अस्थि निर्मित प्रतिमा, मातृ देवी की अस्थि निर्मित प्रतिमा। तो बिल्कुल याद रखना, प्रयागराज में बेलन घाटी में जब खुदाई हुई ना, तो अस्थि निर्मित प्रतिमा मिली थी। तो इस प्रकार से यह अंदेशा लगाया जा सकता था कि उस समय भी लोग, ठीक है ना, कला निपुण होते थे। देखो यहां से क्वेश्चन हमारे लेवल में क्या बन सकता है, पूछेगा पहला कि पूरा पाषाण काल, ठीक है ना, परिभाषा तो नहीं पूछेगा, पूरा पाषाण काल का जो साक्ष्य उत्तर प्रदेश के कहाँ कहाँ मिला है, तो बेलन घाटी प्रयागराज में, ठीक है ना। इसके बाद पूछेगा सिंगरौली घाटी सोनभद्र में, चकिया चंदौली में, ठीक है ना, ये आपके प्रमाण मिल जाएंगे। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अब पूछेगा मातृ देवी की अस्थि निर्मित प्रतिमा कहाँ से मिली है, तो बेलन घाटी से मिली है। और अगर पूछेगा बेलन घाटी किस नदी किनारे है, तो बेलन नदी किनारे है, किस राज्य में है, प्रयागराज में है। और इसका खनन कौन करवाया था, तो प्रोफेसर GKR शर्मा के द्वारा इसका क्या किया था, खनन किया गया था। तो पूरा पाषाण काल के इतने टॉपिक अगर तुम उत्तर प्रदेश में कवर कर लेते हो तो इतना विश्वास के साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के लेवल में और ज्यादा प्रश्न आपसे नहीं पूछ सकता। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा यह है, अगला स्लाइड पे, कि मध्य पाषाण काल, क्योंकि प्राग ऐतिहासिक काल को मैंने 3 भागों में विभाजित कर दिया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो अगर पूछेगा मध्य पाषाण काल का जो साक्ष्य है, जो प्रमाण है, ठीक है ना, वो कहाँ मिला है, तो मिर्जापुर में मिला है, सोनभद्र में
मिला है, प्रतापगढ़ में मिला है। अब यहाँ पर मिर्जापुर में कहाँ कहाँ मिला है, ठीक है ना, सोनभद्र में कहाँ कहाँ मिला है, इस बात को थोड़ा सा और देख लेते हैं। आपको पता होगा कि प्रतापगढ़ का एक बहुत जबरदस्त शहर है, जगह है, उसका नाम है सराय नाहर, ठीक है ना, सराय नाहर, ठीक है ना, सराय नाहर। सोनभद्र में आप देखेंगे मोरहना पहाड़, लेखैया और बघीर खोर यहाँ पर मिला है। तो इसके प्रमाण आपको कई जगह मिलेंगे। तो पहले तो ये प्रश्न पूछ लेगा कि मध्य पाषाण काल के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किन जिलों में है, मिर्जापुर में है, सोनभद्र में, प्रतापगढ़ में है। सराय नाहर का संबंध किस काल से है, तो मध्य पाषाण काल से है। अब देखो यहाँ से क्या क्या मिला हम आपको बता देते हैं। देखो इसी प्रतापगढ़ से आप देखेंगे कि 15, ठीक है ना, 15 सावधान मिले हैं, मतलब कि एक ही जगह 15 लोगों को दफनाया गया था, उसी के प्रमाण आपके सराय नाहर में हुए हैं। और जिनका जो सिर था, ठीक है ना, वो पश्चिम की तरफ था, अर्थात मतलब कि उससे यह मतलब अंदेशा लगाया गया कि एक ही जगह 15 लोगों को दफनाया गया था और जितने लोग दफनाए गए थे सभी का जो सिर था वो पश्चिम की तरफ था। तो अगर पूछेगा कि 15 सावधान का साक्ष्य मध्य पाषाण कालीन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले से मिला है, प्रतापगढ़ से। और आप प्रतापगढ़ को कैसे भूल सकते हैं, अरे भूलने की बात यह नहीं, मैं बोल रहा हूं कि राजा भैया के नाम से याद रखना। आंवला का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, तो प्रतापगढ़, ठीक है ना। इसके बाद अगर बात करेंगे तो यहां से इसी प्रतापगढ़ में एक जगह महदहा, ठीक है ना, महदहा, यहां से चूल्हे प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। इसके बाद अस्थि एवं सिंह के आभूषण प्राप्त हुए हैं। अस्थि मतलब हड्डी एवं सिंह कि आभूषण प्राप्त हुए हैं। तो इस बात को भी याद रखिएगा। चूल्हे प्राप्त हुए हैं कहां से, महदहा से। और सावधान कहां से प्राप्त हुए हैं, सराय नाहर से, ठीक है ना। अब यहां पर देखना, यहां राज की बात यह है कि जो मध्य पाषाण कालीन लोग थे, ठीक है ना, इन्हें कृषि पशुपालन मतलब ये आ चुका था, कृषि भी करते थे ये लोग, ठीक है ना। जैसे कि अभी मैंने कहा कि जो पूरा पाषाण कालीन लोग थे उन्हें कृषि का पता नहीं था, अग्नि का पता नहीं था, लेकिन ये लोग कृषि स्टार्ट कर दिए थे, पशु पालन शुरू कर दिए थे। इसके बाद ये रिश्तेदारों में भी मतलब इनका रिलेशन भी समझ में आ गया था, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसे रहना है, ठीक है ना। रिश्तेदारी भी इनका शुरू हो गया था। और सबसे बड़ी बात थी कि ये लोग भोजन पका के खाना शुरू कर दिए थे, तो आपसे यही प्रश्न पूछेगा, ठीक है ना। देखो ज़्यादा कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा एक प्रमाण दे दिया गया है कि जो जो जगह है उत्तर प्रदेश में प्राचीन कालीन, उसको कवर करना इंपॉर्टेंट कर दिया है और कुछ नहीं है। तो मध्य पाषाण कालीन जो साक्ष्य है मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ इंपॉर्टेंट है, इसे आंवला नगरी भी कहते हैं। सराय नाहर और मदहा, सराय नाहर से 15 सावधान मिले हैं जिनका सिर पश्चिम की दिशा में था। और महदहा एक जगह है, वहां पर चूल्हे, अस्थि और सिंह के आभूषण मिले हैं, चूल्हे भी मिले हैं। अब चूल्हे से यह पता चलता है कि वहां के लोग भोजन पका के खाते थे, कृषि और पशुपालन का ज्ञान हो चुका था, जबकि पूरा पाषाण काल में ऐसा नहीं था, ठीक है। तो बातें समझ में आ गई होगी। आगे देख लेते हैं नवपाषाण काल। अब नवपाषाण काल के भी साक्ष्य कहाँ कहाँ मिलते हैं, इस बात को देख लेना। यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल को मैंने 3 भागों में बांट दिया था, पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो नवपाषाण काल के साक्ष्य प्रयागराज, सोनभद्र और प्रतापगढ़ में मिलते हैं। तो यहाँ भी यही कंडीशन है कि प्रयागराज में, सोनभद्र में, प्रतापगढ़ में मिलते हैं। अब ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, क्या क्या मिला है, तो प्रयागराज के किस जगह पर आप देखेंगे कि नवपाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। देखो बेलन घाटी में तो हमें पूरा पाषाण के मिले हैं, ठीक है। यहाँ पर एक जगह है, बड़ा आप इंपॉर्टेंट नाम उसका, कोलडीहमा, ठीक है ना, कोलडीहमा। इसके बाद आप देखेंगे पंचोह, ठीक है ना, ये सब संबंधित है, ठीक है ना। इसी कोलडीहमा में धान की खेती का साक्ष्य मिला है। धान की खेती, देखो अभी ये सभ्यता नहीं है, बिल्कुल सभ्य नहीं है। जब सभ्यता होगी तो मैं उसको डिटेल दूंगा, बस एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूं कि आप इसको पकड़ लो। तो प्रश्न ये पूछ सकता है कि नवपाषाण कालीन धान की खेती का साक्ष्य कहाँ मिला है, कोलडीहमा में। कोलडीहमा कहाँ है, प्रयागराज में है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, ठीक है ना, मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, ठीक है। पशुपालन का भी साक्ष्य यहाँ पर मिलता है, कृषि का भी साक्ष्य मिलता है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक और प्रमाण मिलता है कि नवपाषाण कालीन जो लोग थे ना, वो बस जानवरों के खालों को उतार कर
उतार कर ये भैया वस्त्र का निर्माण करते थे, वस्त्र का निर्माण करते थे। तो वस्त्र बनाने की भी विधि इनको आ चुकी थी कि वस्त्र कैसे बनाया जाता है, भले से खाद से बनाते हो। अब देखो यहां से क्या है, बिल्कुल याद रखना, कोल्डेहवा से इनको धान की खेती का प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। मिट्टी के बर्तन भी यहीं से मिले हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो मानव कृषि करना जानी चुका था, भोजन बनाना जानी चुका था, सगे संबंधियों को समझना जानी चुका था। इसके बाद एक और चीज मिला है नवपाषाण काल में कि यहाँ के लोग, ठीक है ना, जो जानवरों की खाल होती थी, मृत जानवरों की, उसको वस्त्र के रूप में प्रयोग करना जान गए थे, अर्थात इनको वस्त्र का भी ज्ञान हो चुका था। इस बात को याद रखिएगा। तो अभी मैंने एक प्रागैतिहासिक काल के रूप में 3 भागों को डिपेंड कर दिया कि पूरा पाषाण काल के प्रमाण कहां कहां मिले हैं, क्या क्या मिले हैं, मध्य पाषाण काल के प्रमाण कहां कहां मिले हैं, क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, और नव पाषाण काल के जो साक्ष्य कहां कहां मिले हैं और क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। पूछ सकता है कि धान की खेती का प्रमाण नव पाषाण काल में किस जगह पर मिला है, नव पाषाण कालीन धान की खेती का प्रमाण, तो बिल्कुल बता देना, कोल्डीहवा, प्रयागराज, ठीक है ना। तो और अब अगला स्लाइड में हम देखेंगे कि जो अद्य ऐतिहासिक काल है, और जब अद्य ऐतिहासिक काल को देखेंगे तो उसे कांस्य युगीन युग भी कहेंगे, और उसी में हम कवर करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। तो पहले सभ्यता पर चर्चा होगी, फिर सिंधु घाटी पर जाएंगे, सिंधु घाटी का उत्तर प्रदेश में क्या योगदान है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आए तो बिल्कुल आनंद से पढ़ाई करिए, क्योंकि कोविड अभी इतना जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, ठीक है ना, याद रखना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।